स्टार्ट किया था और उसमें हमने बेसिक देखा था कि क्रिस्टलाइन क्या होता है, अमोर्फस क्या होगा। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देखे थे। देन उसके बाद हमने लैटिस के बारे में पढ़ा कि लैटिस क्या होता है। देन यूनिट सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट सेल व्हिच रिपीटेड इन अ 3D स्पेस। देन यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स एज लेंथ एंड इंटरफेशियल एंगल। तो टोटल 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं एंड 14 टाइप्स के ब्रेवाइस लैटिस थे। उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट देखा कि रिलेशनशिप बिटवीन द एज लेंथ एंड रेडियस। तो आपको पता है कि R इज इक्वल टू A/2 किसके लिए था? HCC के लिए था। व्हाट इज मीन बाय HCC? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। BCC होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल एंड FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। एक हमने देखा हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो हमने देखा यहाँ पे कि BCC में कितना होगा? BCC में होता है √3/4A। BCC में होगा √3/4A एंड FCC में होता है R इज इक्वल टू A/2√2। तो ये हमने देखा था वहां पे कि रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड एज। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं 10 बार रिवाइज कर दी, आपको याद करना। उसके बाद नेक्स्ट रीड डालना है पैकिंग फ्रैक्शन कि व्हाट इज मीन बाय पैकिंग फ्रैक्शन। इसी से हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है? बॉन्ड सेंटर में 3 एटम क्यों लिए जाते हैं हेक्सागोनल में? वो शर्वरी उसकी अरेंजमेंट है। जब हम हेक्सागोन फॉर्म करते हैं तो उसकी अरेंजमेंट है, क्यों लिए जाते वो नहीं, उसमें होते ही है, सैंडविच की तरह होता है। कैसे फॉर्म होगा? आप देखो घर में अगर आपके पास टोटल कितने बॉल से 12-15, अगर आपके पास 15 बॉल होंगे तो 6 बॉल को ऊपर अरेंज करो, 6 बॉल को नीचे अरेंज करो और 3 बॉल बीचों बीच रखो, तो तब जाके हेक्सागोन फॉर्म होता है, तब जाके। अच्छा अब है फिर से हेक्सागोनल वाला बताना है, ठीक है चलो करते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल वाला इस तरह से होता है। एक हेक्सागोन ये वाला मैंने फॉर्म कर दिया, ठीक है। एक हेक्सागोन ये वाला फॉर्म कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, ये वाला फॉर्म कर दिया, इसको ये टच कर दिया यहाँ पे, इसको ये वाला टच कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये जो रहेगा ये बैक वाला, ठीक है। तो इस तरह से बनता है हेक्सागोन, इस तरह से बनेगा। कितने हैं? ये 2 3 4 5 और ये बन गया 6 कॉर्नर्स हो गए ऊपर के। नीचे कितने कॉर्नर्स हो गए? 6 कॉर्नर्स। मतलब टोटल कितने कॉर्नर्स है? 12 कॉर्नर्स है। टोटल कितने कॉर्नर्स है? 10। और मैंने कंट्रीब्यूशन भी बताया था कि ये स्फेरिकल होता है। यहाँ पे एंगल कितने का है? 120 डिग्री का है और पूरा एंगल 360 का होता है। तो मैंने हाफ का कंसीडर किया था इस तरह से, कुछ याद है आपको? कल का देखा होगा तो ये मैंने हाफ कंसीडर किया। तो 120, तो हाफ का 1/3 आ रहा था। तो मैंने कहा कि फुल का कितना आएगा? 1/6 आएगा। तो कितने आइटम्स आ रहे थे? 2। किसके रिस्पेक्ट पे? कॉर्नर के रिस्पेक्ट में। बॉडी सेंटर में मैंने बोला कि तीनों बॉल बीचों बीच रख दो, कि 3 बॉल इस तरह से रखे हुए बॉडी सेंटर में। तो इनका तो कंट्रीब्यूशन 100% है। तो बॉडी के रिस्पेक्ट में कितने आ रहे? 3 आ रहे थे। बॉडी के रिस्पेक्ट में कितने आ रहे? 3 आ रहे। फेस सेंटर ये 2 फेस पे होता है, एक ये वाला होता है और एक ये वाला होता है। और आपको पता है कि फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2, मतलब हाफ। कितने फेसेस है? 2 फेसेस, कंट्रीब्यूशन 1/2, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। तो टोटल कितने आ रहे हैं? 6 एटम पर यूनिट सेल। मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम आएंगे? 6 एटम आएंगे। क्लियर हुआ है अब है शर्वरी? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 6 इन हेक्सागोनल। HCC में कितना था? 1। BCC में कितने हैं? 2। FCC में कितने एटम थे पर यूनिट सेल में? 3। अच्छा वो हेक्सागोनल की अरेंजमेंट है। अगर मैं बॉडी सेंटर में 3 रखूंगी तभी वो हेक्सागोन फॉर्म होगा प्रॉपरली। आप घर में करके देखो, आप घर में हेक्सागोन बनाओगे तो 6 बॉल ऊपर रखो, 6 बॉल नीचे रखो और 3 बॉल को बीचों बीच रखोगे तभी वो हेक्सागोन फॉर्म होता है। ऐसे नहीं कि अपने मर्जी से नहीं रखे तभी हेक्सागोन फॉर्म होगा। 2 रखोगे तो हेक्सागोन फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ओके प्रज्वल।
क्यू रखा नहीं है, होते ही है हेक्सागोन में सेंटर में 3 ही होते। उसके बाद क्या चल रहा था, पैकिंग फ्रैक्शन। अभी पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है, अभी आपको पता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं, तो स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन एटम, इन यूनिट सेल, किसमें, एक यूनिट सेल में कितनी स्पेस ऑक्युपाइड कर ली। अभी आप लोग जानते हो कि सबकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट तो नहीं होती है, सबकी अरेंजमेंट अलग अलग है, तो कितनी स्पेस ऑक्युपाई कर ली है, दैट इज कॉल्ड एज अ पैकिंग फ्रैक्शन, उसको आप बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। अभी पैकिंग फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला याद रखना, ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, पैकिंग फ्रैक्शन होता है, अभी मुझे बताओ एक बॉक्स है, उस बॉक्स में आपको बॉल अरेंज करना है, तो उस बॉक्स में अगर बॉल अरेंज करना है तो एक बॉक्स में कितने बॉल अरेंज कर पाओगे, यही तो होगा पैकिंग फ्रैक्शन। मतलब पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है यहाँ पे कि एक वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, एक पूरे यूनिट सेल के वॉल्यूम में आप कितने एटम को अरेंज कर रहे हो, एक वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में आप कितने एटम को अरेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसमें क्या अरेंज करना है, वॉल्यूम, यहाँ पे किसका वॉल्यूम अरेंज करना है हमें, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या फॉर्मूला बनाया मैंने, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एक वॉल्यूम के यूनिट सेल में आप कितने एटम को ऑक्युपाई कर पाते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ पैकिंग फ्रैक्शन। क्लियर है पैकिंग फ्रैक्शन। अगर मुझे यहां पे निकालना है पैकिंग इफिशिएंसी, अगर यहां पे मुझे निकालना है पैकिंग इफिशिएंसी, तो क्या होगा, इफिशिएंसी हम परसेंटेज में लेते हैं और 100% की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये होगा पैकिंग फ्रैक्शन और इनटू कितना आ जाएगा 100, इनटू कितना आ जाएगा 100, तो पैकिंग इफिशिएंसी बोलेंगे या तो पैकिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। और एक फॉर्मूला आता है, अभी मुझे बताओ कि मैं इस तरह से एक बॉल अरेंज कर रही हूँ, एक बॉल यहाँ पे, एक बॉल यहाँ पे अरेंज कर दिया, देखो एक प्रॉपर अरेंजमेंट चल रही है, यहाँ पे भी मैंने एक अरेंज कर दिया बॉल को, यहाँ पे भी प्रॉपर अरेंजमेंट चल रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो वैकेंट स्पेस है, यहाँ पे वैकेंट स्पेस है, दिस वैकेंट स्पेस, जहां पे ये वैकेंट स्पेस होती है ना, तो दिस वैकेंट स्पेस इज कॉल्ड एज अ वॉइड, इसको नाम देते हो वॉइड, वैकेंट स्पेस इज कॉल्ड एज अ वॉइड, मतलब कितना पैकिंग हुआ है और कितनी रिमेनिंग यहाँ पे स्पेस रिमेनिंग है, दैट इज कॉल्ड एज अ वॉइड। तो पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन, और यहाँ पे आप एक और फॉर्मूला बता सकते हो परसेंटेज ऑफ वॉइड का, यहाँ पे और एक फॉर्मूला बता सकते हो परसेंटेज ऑफ वॉइड, कैसे निकालोगे, जितना यहाँ पे 100 है, 100 माइनस पैकिंग इफिशिएंसी, दैट इज कॉल्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वॉइड। कितना 100% है, 100 में से कितने एटम ने जगह ले ली है, मतलब इफिशिएंसी, जो बचेगा वो आपका वॉइड रहेगा, तो परसेंटेज ऑफ वॉइड इज इक्वल टू 100 माइनस पैकिंग इफिशिएंसी। व्हाट इज मीन बाय वॉइड, दैट इज अ रिमेनिंग स्पेस in a unit cell, that is called as a void। इतना नोट कर लो। अभी सबके लिए पैकिंग फ्रैक्शन हमें निकालना है, एससीसी के लिए निकालना है, बीसीसी के लिए भी निकालना है एंड एफसीसी के लिए भी पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। ओके, यहां तक क्लियर है, चलो निकाले। पहला डालो पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट से, रफ कर दो, हो गया। चलो रफ कर दो, 1 बाय 1 करते हैं अभी। चलो फर्स्ट
पैकिंग इफिशियंसी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एससीसी। अभी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपको पता है कि यहां पे आपने एक क्यूब निकालते हो, इसमें एज लेंथ कितनी होती है आपको पता है, क्यूबिक में a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, तो यहाँ पे मैं एज लेंथ a मान के चलती हूँ। तो यहाँ पे अगर आपके पास एज लेंथ है, एज लेंथ कितनी दी है, एज लेंथ दी है a, क्या आप लोग एज लेंथ से वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हो बड़े आराम से। यहाँ पे क्या निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये हो जाएगा a क्यूब। क्या ये समझ में आया है, एज लेंथ a है तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा a क्यूब। पहला आपको एज लेंथ पता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पता है, आपको रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस भी पता है, रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या होता है a/2, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2 या a इज, चलो ठीक है, a इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते a इज इक्वल टू 2r, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, किसी के भी टर्म्स में लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जो एटम्स होते हैं, मैं यहाँ पे जो एटम्स रख रही हूँ ये वाले, ये सब कैसे एटम्स है, ये सब स्फेरिकल एटम है, ये एटम्स कैसे है, स्फेरिकल एटम है। अगर एटम स्फेरिकल होगा, अगर कोई भी एटम स्फेरिकल है तो उसका जो वॉल्यूम ऑफ एटम होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम सबको ही पता है कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये पता है आपको। अभी यहां पे हमने देखा कि नंबर ऑफ एटम, यहां पे लिख देती हूं मैं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, यहां पे इसी को बोलते हैं जेड। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को जेड बोलते हैं, या रैंक ऑफ यूनिट सेल बोलो यहां पे। तो एटम, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन एससीसी कितने हैं, बोलते जाओ, इन एससीसी कितने हैं, यस कितने रहेंगे 1, तो यहां पे हो गया 1, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 हो गया। चलो निकाले, अभी इतनी इंफॉर्मेशन काफी है हमारे लिए। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, कितने एटम है एससीसी में, एक ही एटम है, और वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वन एटम 4/3 पाई आर क्यूब, सही है ना, ये क्लियर हुआ है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, आप फॉर्मूला फिर से लिख सकते हो, यहाँ पे आप फिर से लिखो कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, कितने एटम का, वन एटम का, तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन एटम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है a क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है a क्यूब है, क्लियर। अभी मैं यहाँ पे r की रिस्पेक्ट में वैल्यू रखो क्या a की रिस्पेक्ट में वैल्यू रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो a की रिस्पेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे 1 इंटू 4/3 हो जाएगा, यहाँ पे तो ये तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, a क्यूब मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे इंटू 2r का क्यूब हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 2r का क्यूब हो जाएगा। तो यहां पे देखो कि 4r पाई आर क्यूब, यहां पे हो जाएगा 3 इंटू, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा आर क्यूब, दिखाई दे रहा है, आर क्यूब के साथ आर क्यूब कैंसिल हो गया, 4 यहाँ पे 2, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे पाई/6, आंसर कितना आया पाई/6 आ गया। पाई की वैल्यू सब लोग जानते हो 3.14 होती है, यहाँ पे 6, तो आंसर आ रहा है 0.52, मतलब पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया 0.52 आ गया। अगर मुझे पैकिंग इफिशियंसी निकालनी है, अगर मुझे पैकिंग इफिशियंसी निकालनी है, कितना परसेंट आएगी पैकिंग इफिशियंसी 52.4% या 52%, अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है 52%। अगर मुझे इसमें परसेंटेज ऑफ वॉइड निकालना है,
क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ वॉइड निकालना है। कैसे निकालूंगी? 100 माइनस पैकिंग इफिशियंसी 52, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? बोलो जल्दी जल्दी, बोलते जाओ। क्लियर हुआ है? पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग फ्रैक्शन को इनटू 100 कर देना है यहाँ पे, और उसके बाद आ जाएगा, यस नितिन गुड, कितना आ रहा है? 48%। मतलब रिमेनिंग स्पेस कितनी है? 48, मतलब 50-50, 50% एटम है, 50% रिमेनिंग स्पेस है। क्लियर हुआ है? क्लियर है? चलो लिख लो। और थोड़ी चीजें नहीं, क्या एक बार देखा करो और खुद से लिखा करो, मतलब सही में पढ़ाई अच्छे हो जाती है। चलो अगर आप ये निकाल चुके हो तो मैं आपको अभी देती हूँ बीसीसी के लिए निकालना है आपको। किसके लिए निकालना है आपको? बीसीसी, फॉर बीसीसी। ट्राई करो आप लोग, नहीं तो मैं तो हुई यहाँ पे। चलो रफ कर दो। ओके, सेकेंड आपको निकालना है फॉर बीसीसी। अगर ये समझ में आया ना तो बीसीसी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नहीं भी समझ में आया तो मैं फिर से समझा दूंगी। प्रॉपरली नोट्स बनाओ अच्छे से। किसके लिए निकालना है? सेकेंड, फॉर बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। एक बार ट्राई करो, डायग्राम नहीं भी निकाली तब भी चलेगा। जो जो चीजें हमने लिखी थी वो लिखो पहले। रैंक इज डिनोटेड बाय जेड। यस नितिन, वेरी गुड। लेकिन बेटा आंसर निकालना पड़ेगा हमें फाइनल। सही लिखा, लेकिन बाकी सब चीजें सही है। ओके, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं पर यूनिट सेल? 2। यस, चलो मैं करूं। सब चीजें याद रखनी है। एससीसी में पैकिंग फ्रैक्शन 0.52 होता है, पैकिंग इफिशियंसी 52%। सिर्फ इफिशियंसी भी याद रखोगे 52% तब भी चलेगा। उसी से परसेंटेज ऑफ वॉइड आप निकाल सकते हो, उसी से परसेंटेज ऑफ वॉइड भी आप निकाल सकते हो। चलो करें शुरू। एजेलेन कितनी दी है? ए। यूनिट सेल के एजेलेन कितनी है? ए। लेकिन आर क्या है? आर है √3/4a। बीसीसी बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल कितना है? √3। फेज डायगोनल √2a, यहाँ पे √2/4a। इस तरह से याद रखना। बॉडी डायगोनल √3/4a, एफसीसी √2/4a। इस तरह से याद रखो चीजें। तो बीसीसी के लिए एजुलेंट और रेडियस का फॉर्मूला पता है। उसके बाद एटम पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल
कितने हो गए यहाँ पे? कॉर्नर्स की रिस्पेक्ट में 1 होता है एंड बॉडी सेंटर की रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे z की वैल्यू है 2। z की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है? क्यूबिक की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होगा? ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा? ए क्यूब होगा। वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम 4/3 पाई आर क्यूब। इतनी तो इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है। गुड नितिन, अप्रोक्सीमेट सही है। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला कहा मैंने? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम। कितने एटम है? 2 एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है? ए क्यूब। तो आप ए क्यूब की वैल्यू रखो या आप आर की वैल्यू रखो, कोई बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 4r√3। कितना हो जाएगा? 4r√3 ए की वैल्यू। तो चलो ए की वैल्यू 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे ए क्यूब मतलब ये हो जाएगा 4r, यहाँ पे हो जाएगा √3 का क्यूब, √3 का क्यूब। आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप आंसर निकालते हो अच्छे से तो इसका आंसर आता है 0.68, 0.68। पैकिंग इफिशियंसी कितनी आएगी? 68%। एंड परसेंटेज ऑफ वॉइड कितना आएगा? यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वॉइड आता है 100 - 68 कर दोगे यहाँ पे तो ये आएगा 32%। परफेक्ट आंसर। चलो लिखो। चलो हो गया है, समझ में आया बीसीसी? चलो आप एफसीसी ट्राई करो अभी, थोड़ा जल्दी ट्राई करना। चलो एफसीसी ट्राई करो। एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। चलो एफसीसी ट्राई करो थोड़ा जल्दी। एचसीसी में 52%, बीसीसी 68%। एफसीसी में क्या होगा? आर का निकाल लो पहले। आर इज इक्वल टू √2/4a, √2/4a। पैकिंग फ्रैक्शन याद रखना है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय। गुड प्रज्वल, वेरी गुड। चलो जल्दी जल्दी।
चलो बाकी लोग भी आंसर डालो जल्दी से। चलो करें। क्या बाकी लोग आंसर क्यों नहीं डाल रहे? क्या चेंज होगा फॉर एफसीसी? गुड नितिन। एफसीसी में कितना आएगा? यहां पे मैंने कहा सिर्फ एफसीसी में फेस डायगोनल √2/4a, तो यहां पे a क्या हो जाएगा? ये √2 हो जाएगा। एटम पर यूनिट सेल कितना होगा? यहाँ पे 1, कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 1, फेस के रिस्पेक्ट में 3 आ रहा है गुड साइड, तो ये कितना हो रहा है? 4। बाकी तो सेम ही है, बाकी क्या करना है? फॉर्मूला वही रहेगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कितने एटम्स है? 4 एटम। कितना एक एटम का? 4/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब a क्यूब कितना होगा? 4r, यहाँ पे √2 का क्यूब। तो इसका आंसर निकालो, इसका आंसर आ रहा है 0.74। आंसर आ रहा होगा 0.74। मतलब पैकिंग इफिशियंसी कितनी होगी? 74%। सबसे अच्छी पैकिंग होती है एफसीसी में। मतलब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वॉइड, जो रिमेनिंग स्पेस है वो खाली रहेगी 100 - 74, तो ये 26%। क्लियर है? ठीक है, निकाल लिया है, बाकी सबने याद भी हो गया होगा। 0.52, 0.68 एंड 0.74। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट निकालना, पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। Next thing, packing of constituent particles. Packing of constituent particle. साक्षी कल बताया था मैंने नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। मैंने कहा था एससीसी में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं एक कॉर्नर्स के रिस्पेक्ट में कंट्रीब्यूशन निकालू तो टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो एससीसी में आता है 1। बीसीसी क्या होता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट कॉर्नर्स एज वेल एज बॉडी सेंटर। तो कॉर्नर्स के रिस्पेक्ट में 1 आता है, बॉडी सेंटर के रिस्पेक्ट में 1 आता है, टोटल 2 बन जाएंगे। एफसीसी में क्या होता है? कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर। टोटल 8 कॉर्नर्स, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो वो हो गया 1। उसके बाद एफसीसी में टोटल 6 फेसेस है, कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा तो 3 होगा, 3 + 1 4 हो गया। ठीक है साक्षी? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल बोलते हैं उसको, उसी को रैंक कहते हैं, उसी को जेड की वैल्यू कहते हैं। सेम ही है सब ये चीजें। कल तो हमने इतना ये कर लिया था। चलो, पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अभी इसमें एक जो इंपॉर्टेंट आएगा कि व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें क्या आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम, नेबरिंग एटम which attach to each other या closest to each other। तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम कितना है? मेरे एक नेबर में कितना है, दूसरे नेबर में कितना है, यहाँ पे साइड में कितना है, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। एक दूसरे को टच करके रहेंगे। अभी हमें यहाँ पे देखना पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में हमें देखना है
1D पैकिंग मतलब 1 डायमेंशनल पैकिंग, 2 डायमेंशनल पैकिंग एंड 3 डायमेंशनल पैकिंग। अभी मेरे लिए 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल ड्रॉ करना इजी हो जाएगा, बट 3 डायमेंशनल आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, वो थोड़ा इतना ये नहीं हो सकता। तो पहले हम लेते हैं 1D पैकिंग मतलब 1 डायमेंशनल पैकिंग। फर्स्ट हम लेंगे 1D पैकिंग, 1 डायमेंशनल पैकिंग। अभी 1 डायमेंशनल पैकिंग में क्या करना है आपको पता है कि 1 डायमेंशनल कुछ नहीं कि जो भी कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स होते हैं वो स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, मैंने बहुत बार बता दिया आपको। तो यहाँ पे एक पहला ये हो गया, दूसरा 1D है तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो इसी तरह से हजारों कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स से एक सॉलिड क्रिस्टल बनता है। तो ये बन गया यहाँ पे, और भी जितनी चाहिए आप उतने ले सकते हो, ठीक है। तो दिस इज एक एक्सिस में जा रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ 1 डायमेंशनल पैकिंग, उसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल। अभी मुझे बता इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 1 डायमेंशनल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। यस अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में लूं, अभी टर्मिनल छोड़ देना, टर्मिनल के रिस्पेक्ट में उसके आगे भी होंगे, कंसीडर करना लॉन्ग चेन चल रही है, तो मैं इसके रिस्पेक्ट में लूं तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला एक आइटम होगा और इसके रिस्पेक्ट में ये एक आइटम होगा जो एकदम से कोऑर्डिनेट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 जो सबको पता है। उसके बाद हम चलते हैं 2 डायमेंशनल पैकिंग पे, 2D पैकिंग, 2 डायमेंशनल पैकिंग पे चलते हैं। अभी जो 2 डायमेंशनल पैकिंग है ये 2 तरह की होती है। 2 डायमेंशनल पैकिंग ये 2 तरह की होती है या 2 टाइप्स की होगी। एक होता है 2D स्क्वायर पैकिंग, मतलब एक होगा 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग, या आप सिंपल स्क्वायर पैकिंग भी लिख लो क्योंकि ऊपर तो 2D लिखा ही है आपने, 2D स्क्वायर पैकिंग। और दूसरा होता है 2D हेक्सागोनल पैकिंग, 2D हेक्सागोनल पैकिंग। एक था 2D स्क्वायर पैकिंग, दूसरा है 2D हेक्सागोनल पैकिंग। अभी देखो 2D पैकिंग कैसे निकालेंगे। ये पहला 1D वाला निकाल लेती हूँ, जैसे मैंने ऊपर निकाला है एक दूसरे को टच करके यहाँ पे, ठीक है, ये निकाल लिया। अभी जैसे मैंने एक x डायरेक्शन में गई हूं तो वैसे मुझे y डायरेक्शन में भी आना पड़ेगा, तो मैं y डायरेक्शन में भी फिर से एक कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स को अरेंज कर देती हूँ, प्रॉपरली अरेंज कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। फिर से यहाँ पे एक दूसरे को टच करके सब इस तरह से आप एक दूसरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे नीचे, ठीक है। फिर से दे देती हूँ, तो आप देख रहे हो कि एक x डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा y में जा रहा है। अगर मैं इसको मान लूं तो ये x डायरेक्शन होगी, यहाँ पे नीचे कौन सी डायरेक्शन होगी, y, मतलब 2 डायमेंशनल जा रहा है यहाँ पे। अगर मैं किसी को भी ले लूं, ये वाला ले लेती हूँ, ये वाला पॉइंट, इसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, कितना होगा देखो, एक ये वाला होगा, एक ये होगा, एक ये होगा जो एक दूसरे को टच करके रखा है, ये देखो एक स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन होता है कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होगा बेटा, 4 होगा। क्लियर हुआ है 4 कैसे आया है? प्रतीक्षा प्लीज म्यूट करो। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 4। क्लियर हुआ है? और यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर पैकिंग। अच्छा फिर से एक्सप्लेन कर दूं, कोई बात नहीं। चलो मैंने क्या कहा, 2D में क्या होगा, 1D में सिर्फ एक ही लेयर हम कर देते एक एक्सिस के अलावा। 2D में मैं x में भी जाऊंगी, y में भी मुझे आना पड़ेगा। मैंने एक लेयर है और दूसरी लेयर मैंने y लेयर, तो मैंने इस तरह से एक 2D पैकिंग बना ली है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है 2D पैकिंग में कि मैंने कोई भी एक एटम उठा लो, कोई भी एक एटम उठा लो, मैंने अगर ये वाला एटम उठा लिया, ये वाला, ठीक है। अभी मैंने बोला कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप बोलोगे ये टच करके रखा हुआ, ये एक नियरेस्ट नेबरिंग एटम है, एक ये नियरेस्ट नेबरिंग एटम है, एक ये नियरेस्ट नेबरिंग एटम है, तो यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है।
तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर पैकिंग, इसी को बोलते हैं स्क्वायर पैकिंग। और नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम कितने, 4 से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 4 रहेगा। क्लियर हुआ है फरवरी? चलो आगे बढ़े। उसके बाद है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 2D हेक्सागोनल पैकिंग भी आप बोल सकते हो। अब ये हेक्सागोनल पैकिंग देखो कैसे करनी है, थोड़ा ध्यान देना इसमें। ये पहली लेयर होगी, ये फर्स्ट लेयर यहां पे, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर होगी। मैंने अभी यहां पे इसके बीचों बीच एटम रख देती हूँ, समझ में आया मैंने क्या कर दिया, इसके बीचों बीच एटम रख दिया, ये वाली इस तरह से। क्लियर हो रहा है शर्वरी, समझ में आ रहा है? फिर से मैंने ये एटम के नीचे ये एटम रख दिया, तो यहां पे ये हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा। फिर से ये लेयर में रिपीट कर रही हूं, ये वाली लेयर, तो देखो आप खुद ही देख पाओगे, ठीक है। अभी कोई भी एटम ले लो और उस एटम के रिस्पेक्ट में मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कोई भी एटम ले लो और उस रिस्पेक्ट में मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। गुड जोएल, गुड नितिन। देखो अगर मैंने ये ले लिया एटम, कौन सा ले लो, यहाँ पे कोई भी ले लो, मैंने यहाँ पे ये एटम ले लिया, तो इस एटम के रिस्पेक्ट में एक ये वाला पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल्स है, ये एक है, एक ये दूसरा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कितने हो गए? देखो यहाँ पे एक हेक्सागोन फॉर्म हो रहा है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 6, तो यहाँ पे रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्लियर हुआ है दोनों? 2D पैकिंग क्लियर हुई है, 1D एंड 2D। चलो आगे बढ़े, फिर किसी को डाउट नहीं है यहां तक? ओके। उसके बाद है 3D पैकिंग, चलो रफ कर दो, एक बार जल्दी से लिख लो। स्क्वायर बन रहा था, स्क्वायर पैकिंग, वहां पे हेक्सागोन फॉर्म हो रहा था, हेक्सागोनल पैकिंग। इसी को ए टाइप पैकिंग बोलते हैं, यहाँ पे ए बी पैकिंग बोलते हैं, बट 2D में इतना नहीं याद रखना है। इसमें क्या हो रहा है, ये लेयर ए है, ये भी लेयर ए है, ये लेयर ए है, ये लेयर ए है, तो दिस इज ए टाइप पैकिंग, ये ए टाइप पैकिंग है। यहाँ पे देखो इस लेयर को ए बोलूं तो यहाँ पे लेयर बी हो जाएगी, फिर से ए लेयर आ जाएगी, फिर से बी आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं ए बी टाइप पैकिंग, 2 डायमेंशनल में। 2D में, 3D में बात नहीं कर रही, 2D में। चलो उसके बाद 3D पढ़ते हैं। अभी 3D थोड़ा समझना पड़ेगा, अभी 3D को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। चलो रब कर दूं। अभी हमें देखना है 3D में। नेक्स्ट चलो 3D पैकिंग, नेक्स्ट है 3D पैकिंग। अभी 3 डायमेंशनल पैकिंग पढ़नी है, तो मैं प्रॉपरली एकदम से ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी, तो थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि यहाँ पे 3D पैकिंग कैसे आती है। तो अभी हमें 3D पैकिंग देखो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहां से कर देती हूँ। जो पहली पैकिंग होती है 3 डायमेंशनल में, वो होती है ए टाइप वाली पैकिंग, ठीक है। कौन सी पैकिंग होगी? ए टाइप पैकिंग, उसको बोलते हैं 3D स्क्वायर पैकिंग, 3D स्क्वायर पैकिंग। जो ए टाइप है उसको बोलेंगे 3D स्क्वायर पैकिंग। उसके बाद होती है ए बी पैकिंग, और इसको बोलते हैं 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। पहली पैकिंग रहेगी ए टाइप पैकिंग, 3D स्क्वायर पैकिंग बोलेंगे।
ए बी टाइप से तो 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे। उसके बाद आती है इंपॉर्टेंट जो पैकिंग है ए बी सी पैकिंग, ठीक है, ए बी सी पैकिंग। उसको बोलते हैं 3D FCC। व्हाट इज मीन बाय FCC? फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, या तो इसको बोलोगे आप CCP, दोनों सेम है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, ये भी बोल सकते हो। फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दोनों सेम होती है। अभी हम पहले देखते हैं 3D स्क्वायर पैकिंग। अभी देखो 3D स्क्वायर पैकिंग में समझ लो, थोड़ा समझ लो। पहले यहां पे निकाल रही हूं मैं एक्स एक्सिस में, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज कर दिए हैं। फिर आप वाई में जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने पार्टिकल्स अरेंज कर दिए हैं इस तरह से। तो ये आपकी क्या बन गई? 2D बन गई। ये आपकी कौन सी ये बन गई? 2D है। अभी हमें अगर 3D बनाना है, अभी मुझे क्या करना है, अगर मुझे यहाँ पे 3D पैकिंग फॉर्म करनी है तो मुझे इसके ऊपर, अभी आप कैसे करोगे घर में? अगर एक लड्डू, कल भी मैंने लड्डू का बॉक्स का एग्जांपल दिया था, एक लड्डू का बॉक्स है, आपने पहले एक लाइन में लगा दिया, 1D हो गया। फिर आपने वाई एक्सिस में लगा दिया, फिर 2D बन गया। अभी एक बार पूरी लेयर होने के बाद आप फिर से एक सेकेंड लेयर शुरू करोगे, एक के ऊपर एक लड्डू रखोगे, मतलब वो कौन सी पैकिंग होगी? आपकी 3D पैकिंग हो गई। तो मुझे बताओ, अगर मुझे 3D रखना है, अगर मुझे 3D रखना है तो मुझे इसके ऊपर एक फिर से ही रखना पड़ेगा। देखो मैं इस तरह से दिखा रही हूं, इसके ऊपर मुझे फिर से, या तो आप इस तरह से दिखाओ, या तो आप इस तरह से दिखा सकते हो इसको, पैकिंग को, कि ये पीछे से भी चल रहा है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से भी पैकिंग हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इसके ऊपर दूसरा वाला रख रही हूँ, इसके ऊपर दूसरे सेम रेंज में, मतलब ये ए टाइप पैकिंग चल रही है यहाँ पे। अभी मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में? किसी के भी रिस्पेक्ट में निकालो, इसके रिस्पेक्ट में निकालो। कितना आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर? 3D में है, समझ लेना। कितना आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर? गुड, अभय प्रज्वल सही है। अभी 3D के रिस्पेक्ट में निकालो, तो एक ये वाला एटम हो गया, एक दूसरा एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, एक एटम ये, एक एटम इसके ऊपर, एक एटम उसके नीचे। क्लियर हुआ? ये चारों तो सराउंडिंग में, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6 आएगा। क्लियर हुई है पैकिंग? कौन सी है? स्क्वायर पैकिंग। कौन सी? 3D में जा रहे, तो 3D स्क्वायर पैकिंग बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 रहेगा। इतना समझ में आ गया। अभी हमें चलना है यहाँ पे ए बी टाइप पैकिंग में, उसको बोलते हैं 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या कहेंगे? 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जो यहाँ पे ए है, यहाँ पे जो ए दिया हुआ है, जो ए एटम्स होता है, ए एटम हमेशा 2D हेक्सागोनल फॉर्म करता है। क्या करेगा? 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर करेगा पहले, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल, ठीक है। और यहाँ पे जो बी होता है, बी वॉइड करता है। बी क्या करेगा? वॉइड करेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। बताती हूँ आगे क्या है, पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अभी मैंने कहा कि ए क्या करेगा? 2D हेक्सागोनल बनाएगा। किस तरह से बनाएगा? देखो, एक ये थोड़ा दूर दूर बनाती हूँ समझाने के लिए। एक ये बन गया, यहाँ पे 3 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5। इसके नीचे बीचों बीच रख दो एक, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में रख दो। बन रहा है ए। मैंने कहा ये ए लेयर क्या बना रहा है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है। तो यहाँ पे फिर से ये हो जाएगा, बिल्कुल इसके नीचे रखो, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे। फिर से क्या बनेगा? यहाँ पे बना दो, यहाँ पे ये वाला इस तरह से बन गया, ठीक है। तो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हमने जो बनाया था 2D वाला, वही बन गया यहाँ पे हेक्सागोनल। अभी यहाँ पे देखो, बी एटम जो रहेगा
वो क्या कहा मैंने, वॉइड करेगा। वॉइड क्या होता है, अभी मैंने बताया कि ये दो एटम्स है, ठीक है, ये तीन एटम मैंने एक दूसरे के साथ अरेंज करके रखे हुए, ये तीन एटम को मैंने एक दूसरे के साथ अरेंज करके रखा हुआ है, तो यहां पे ये गैप है, दिस इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड। ये तीन एटम से वॉइड क्रिएट हुई है तो ट्राइगोनल वॉइड कहेंगे। और एक दूसरा जो वॉइड होता है यहां पे निकाल दो, एक एटम ये हो गया, दूसरा एटम ये हो गया, ये तीसरा एटम हो गया, और उसके ऊपर ये फोर्थ एटम है, इसके ऊपर क्या है, ये फोर्थ एटम है। अभी मुझे बताओ, अगर मैं यहां पे ऊपर से देखूं, यहां पे ऊपर से देखूं तो मुझे यहां पे एक एटम दिखाई दे रहा है, तो यहां पे जो वॉइड बन रही है दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। कितने से बनी है, 4 से। अगर मैंने 3 बॉल ले लिया, अगर मैंने 3 बॉल ले लिए और 3 बॉल लेके मैंने एक ऊपर से बॉल रख दिया, तो उसमें भी एक गैप रहेगी, और 4 एटम की वजह से जो वॉइड क्रिएट होती है दैट इज कॉल्ड एज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। उसको क्या कहते हैं हम, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहां पे आपको टेट्राहेड्रल वॉइड बनानी है, क्या बनानी है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड बनानी है। कैसे बनाओगे, देखो, इनके बीचों बीच में रख दिया एक एटम, बन रही है टेट्राहेड्रल वॉइड। उसके बाद मैंने एटम इसके बीचों बीच रख दिया, ये भी बन गया एक टेट्राहेड्रल वॉइड। उसके बाद ये वाली लेयर बन गई, यहाँ पे ये लेयर बन गई, ठीक है। ये क्या हुआ, ए एटम हुआ जो 2D हेक्सागोनल बना रहा था। ये कौन सा हुआ, बी एटम हुआ जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है। ये क्या बना रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड, जो अभी मैंने इस तरह से बनाया है। फिर से क्या करोगे, ये 3 है, इनके बीच में एक हो गया, उसके बाद ये वाला हो गया यहाँ पे, इसके बाद ये वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से देखो, थोड़ा सा इसी में देख लो, ये एक वॉइड, उसके बाद ये इनके बीच में एक होगी, और इसके बाद इनके बीच में होगी, ठीक है। आगे भी स्ट्रक्चर बनेगा। अभी देखो, एक हेक्सागोनल लेयर रखी, बी वाला 3D में, हाँ 3D में आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे 3D में बोल नहीं सकती हूँ, तो इसीलिए मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो बी वाला रहेगा ना, बीचों बीच रहोगे आप, जब ऊपर से देखोगे तो उसका एटम दिखेगा आपको, उसका हेड दिखेगा, इसका ये वाला जो सर है ना वो दिखेगा हमें 3D में। ये सब 3D में चल रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये कौन सी वॉइड होगी, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। ये कौन सी वॉइड होगी, टेट्राहेड्रल। ये भी कौन सी वॉइड होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड होगी, ठीक है। और ये भी कौन सी वॉइड है, टेट्राहेड्रल। यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल वॉइड है। यहाँ पे भी देखो, अगर एटम रख रहे हो आप, यहाँ पे 1 2 3 में रख रही हूं मैं यहाँ पे, या आप यहाँ पे भी रख सकते हो। चलो ये वाला ना 3D में जाएगा, इसको भी ये थोड़ा सा ये वाला रख दो यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। थोड़ा पास पास में कर देना। ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल हो गई। यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल वॉइड, यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल। मतलब जो 1 लेयर रहेगी, पहले 2D की जो लेयर रहेगी वो हेक्सागोनल लेयर हमने रख दी है। हेक्सागोनल मतलब एक सेम लेयर, फिर बीचों बीच, सेम लेयर, फिर बीचों बीच। दूसरी लेयर हमने किसकी रख दी, टेट्राहाइड्रल वॉइड की, मतलब उसके ऊपर हमने और बॉल को अरेंज कर दिया। तो यहाँ पे जो ए बी टाइप में होता है 2D हेक्सागोनल, और बी क्या फॉर्म करेगा, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स फॉर्म करेगा। क्या करेगा, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स फॉर्म करेगा। अभी हम चलते हैं 3D में, पहले 3D समझ लेते हैं, फिर इसके बाद मैं फिर से इसमें आती हूँ। अभी आप 3D में अगर बात करो तो 3D में जो ए रहेगा, 3D में जो ए रहेगा यहाँ पे, वो 2D हेक्सागोनली फॉर्म करेगा। यहाँ पे जो ए रहेगा ये 2D हेक्सागोनल ही फॉर्म करेगा। मतलब जैसे मैंने स्ट्रक्चर निकाला ये वाला, इसी तरह से। उसके बाद जो बी की लेयर रहेगी, बी की लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करेगी। ये क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों। और जहां पे ये सी है, मैं यहाँ पे लिख दू, सी जो रहेगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करता है। ये क्या करता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करेगा। ए हेक्सागोनल फॉर्म करेगा,
बी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्युपाई करेगा, एंड जो सी की लेयर है वो हेक्सागोनल वॉइड्स को। अभी हेक्सागोनल वॉइड किस तरह से रहेगा? अभी हेक्सागोनल वॉइड कहां निकालू, यहां पे निकालती हूं। अभी हेक्सागोनल वॉइड क्या होता है? एक ये वाला हो गया, इसमें टच ये हो गया, एक हो गया, ये 3 हेक्सागोन मतलब कितने? 6 हो गए। यहाँ पे फिर से इसको अरेंज करो, यहाँ पे एक आ जाएगा, इसके सराउंडिंग ये आ जाएगा, इसके यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये वाली वॉइड है, दिस इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल वॉइड। इसको बोलते हैं हेक्सागोनल वॉइड। 3 बॉल नीचे रखो, उसके ऊपर 3 बॉल रखो, उसमें जो बीच में वैकेंट स्पेस होगी, दैट इज कॉल्ड एज अ हेक्सागोनल वॉइड। सॉरी, उसको कहते हैं हेक्सागोनल नहीं, octahedral void. This is called as octahedral void. अभी मुझे बताओ, क्या यहाँ पे आपको octahedral void दिखाई दे रही है? स्ट्रक्चर कैसे आएगा? ए इस तरह से आएगा, बी टेट्राहेड्रल void ऑक्युपाई कर ली। क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो? ये वाली, ये octahedral void है। देखो कितने बॉल है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुआ है? 1 2 3 4 5 6। ये भी वॉइड कौन सी है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ये भी कौन सी वॉइड है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना सकते हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं? थोड़ा खिचड़ी पकेगी क्योंकि 3 डायमेंशनल है, तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, बट सोचने की कोशिश करो। ये याद रखो कि जो ए लेयर है, वो ए लेयर क्या फॉर्म करती है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग फॉर्म करती है। जो बी रहेगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्युपाई करती है, एंड जो सी लेयर रहेगी आपकी, वो क्या फॉर्म कर रही है वहां पे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई कर रही है। टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनेगा? जब 3 बॉल है और 3 बॉल के ऊपर अगर मैं एक बॉल और रख दूं, तो वहां पे जो वैकेंट स्पेस होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर मैंने 3 बॉल लिए हैं, 3 बॉल के ऊपर अगर 3 बॉल रख दिए, तो वहां पे जो वॉइड होगी, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो नोट कर लो। थोड़ा सा स्ट्रक्चर निकालोगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि आपके इसमें भी 3D स्ट्रक्चर ही दिए हुए। चलो पहले इतना ही करो, फिर हम वॉइड के बारे में देखते हैं। Octahedral void is made by 6 atoms, not 8 atoms. ए और सी के बीच में बी आएगा ना? मैंने यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर नहीं निकाला, उसको विजुलाइज करना पड़ेगा। आएगा वो तो, स्ट्रक्चर तो भाई बनेगा ही बनेगा। थर्ड वाला नहीं समझ में आया प्रज्वल, मैंने कहा थर्ड क्या होता है? थर्ड है यहाँ पे एबीसी 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 पैकिंग। ए जो लेयर रहेगी, ए लेयर रहेगी 2D हेक्सागोनल वाली लेयर। ए लेयर कैसी रहेगी? 2D हेक्सागोनल वाली लेयर रहेगी। जो बी लेयर रहेगी वो टेट्राहेड्रल वॉइड वाली लेयर रहेगी, मतलब मैंने जो बी दिखाया हुआ है। और उसके ऊपर जो सी लेयर आएगी वो रहेगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाली। तो ये तीनों लेयर को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तब जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो होगा एबीसी एबीसी टाइप स्ट्रक्चर, वो होगा एबीसी। मैं नेक्स्ट टाइम ये करती हूँ कि स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊं एक विजुअलाइजेशन, नेक्स्ट टाइम हम करते हो। 3D एटम में कैसे अरेंज करते हैं। चलो हो गया है। चलो वॉइड पहले डेंसिटी देख लेते हैं, उसके बाद वॉइड देखते हैं फिर से। पहले एक डेंसिटी का डेरिवेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद पोजीशन ऑफ वॉइड।
नहीं नहीं साहिल, ये स्ट्रक्चर एग्जाम में नहीं आते हैं। बट यहाँ पे स्ट्रक्चर याद रखना कि कौन सी लेयर कहाँ पे आ रही है, ये याद होना चाहिए, कौन सी लेयर कहाँ पे फॉर्म हो रही है। अगर लेयर समझ में आ गई तो फिर बाकी इजी हो जाएगा। और थोड़ा 3D है तो आपको इमेजिनेशन करना ही पड़ेगा कि कैसे पैकिंग हो रही है, ए टाइप कौन सा है, ए बी टाइप्स कैसी रहेगी, यहाँ पे जो 3D वाली रहेगी वो एबीसी टाइप कैसी रहेगी, तो ये आपको आनी चाहिए। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे होगी, ए बी सी पैकिंग। चलो आगे बढ़े। कोऑर्डिनेशन ऑफ 3D इन हेक्सागोनल में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, अगर मैं निकालूं इसका तो कोऑर्डिनेशन नंबर है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 12। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 12 आएगा। और जो एबीसी होती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है। लिख लो कहीं पे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D बोथ इन अ कोऑर्डिनेशन नंबर 12। दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 ही होगा, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही है। चलो नेक्स्ट डाल दे, डेंसिटी। चलो मैं कर दूं ये, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। नेक्स्ट डालो, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अभी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, आपको डेंसिटी पता है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मैं यहां पे लिख सकती हूँ कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल किससे रिप्रेजेंट करोगे, रो से। किसे रो से रिप्रेजेंट करते हो, क्या लिखोगे यहाँ पे, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यही आएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अभी यहां पे मुझे बताओ कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है, कितना होगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, गुड नितिन, कितना होता है, ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो निकल गया है, यहाँ पे ए क्यूब निकल गया है हमारा। अभी मुझे बताओ, कोई भी एक सब्सटेंस दिया हुआ है आपको, कोई भी एक सब्सटेंस है और एक सब्सटेंस है उसका कुछ मोलार मास होता है। अगर मैं मान लू सब्सटेंस का कुछ मोलार मास होगा जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल एम से, कोई एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस का मोलार मास होगा और कितना होगा, मैंने मान लिया एम होगा, ठीक है। अभी आपको पता है कि मोलार मास क्या होता है, मैंने अभी कल ही रिवाइज किया, मोलार मास क्या होता है, कि मोलार मास इज नथिंग बट मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। कल लिख के दिया था मैंने कि व्हाट इज मेरा मोलार मास, मोलार मास होता है मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। तो मैं इसको कितना लिखूं, मोलार मास m, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस कितना होता है, मोलार मास। अगर मैं यहाँ पे मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस को क्या मैं लिख सकती हूँ मास ऑफ Na एटम, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस कितना हो जाएगा, Na एटम हो जाएगा।
1 मोल इज नथिंग बट द अवोगाड्रोस नंबर, मे बी मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, आयंस कुछ भी हो सकते हैं। तब भी यहाँ पे कितना आ जाएगा, मोलार मास आ जाएगा। अभी मास ऑफ एन एटम निकाल दिया। अगर मुझे मास ऑफ 1 एटम निकालना है, मुझे निकालना है मास ऑफ 1 एटम, तो मास ऑफ 1 एटम कितना हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम हो जाएगा यहाँ पे m बाय Na हो जाएगा। सही जा रहे हो? अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। मास ऑफ 1 एटम कितना होगा, 1 बाय m बाय Na। तो अगर मैं कोई भी क्रिस्टल लू, इफ यहाँ पे मैं कोई भी क्रिस्टल अगर लेती हूँ, इफ देयर आर z एटम, इफ देयर आर z एटम, हम तो देखते हैं z क्या होता है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो इफ देयर आर z एटम इन अ यूनिट सेल, in a unit cell, then mass of unit cell is, mass of unit cell कितना होगा, z into m by n। सही है, मास ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, z by m में। निकाल लिया हमने पहले यहाँ पे निकाला वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, उसके बाद हमने निकाला यहाँ पे मास ऑफ यूनिट सेल। चलो दोनों की वैल्यू को रख दो यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे जगह करने दी। कितना आएगा, रो इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल कितना है, z इंटू एम डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, Na। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, a क्यूब, तो यूनिट आपका आ गया, डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू मोलार मास इंटू a डिवाइडेड बाय a क्यूब इंटू क्या आ जाएगा, Na। यहां पे आप देख रहे हो z क्या है, z है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, m क्या है, m है मोलार मास ऑफ द सब्सटेंस, a क्यूब क्या है, a क्यूब है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और Na क्या रहेगा, अवोगाड्रोस नंबर। चलो लिखो आप, फिर से एक बार देख लो, नहीं समझ में आया तो पूछो कैसे आया ये फॉर्मूला। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल सबको पता है a क्यूब होता है, कोई भी सब्सटेंस है मोलार मास m रहेगा, तो मोलार मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। चलो हो गया, चलो आगे बढ़े। डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, सारे कैलकुलेशन इसी फॉर्मूला से आते हैं। यही फॉर्मूला यूज करके आप मोलार मास, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल सब कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट निकालो, पोजीशन ऑफ वॉइड। नेक्स्ट निकालना है पोजीशन ऑफ वॉइड्स। हमने दो तरह की वॉइड्स देखी, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो वो वॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होगी, उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, हमें ये देखना है। किसमें देखना है, 3D में हमें देखना है, 3D में। और 3D में स्ट्रक्चर कौन से देखना है, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या तो हमें देखना है CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दोनों में देखना है 3D में। अभी यहां पे हमें जानते हो, हमने एक स्ट्रक्चर लिया था कौन सा, ABC, यहां पे ABC। अभी मैंने कहा जो A है ये कौन सी लेयर फॉर्म करता है, अभी मैंने बताया कि जो A लेयर फॉर्म करता है ये होती है 2D हेक्सागोनल।
कौन सी लेयर होती है? 2D हेक्सागोनल पैकिंग फॉर्म करता है, ठीक है। बी क्या करता है? बी फॉर्म करता है टेट्राहेड्रल वॉइड वाली, टेट्राहेड्रल वॉइड। और जो सी है, सी क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सी क्या करता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म करता है। यस, एबीसी एबीसी स्ट्रक्चर, ठीक है, इसी को एबीसी एबीसी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अभी आपको पता है, ये इतना समझ में आया, 3D में देखना है, एफसीसी और सीसीपी में कोऑर्डिनेशन में पता है आपको। एबीसी एबीसी, ए लेयर 2D हेक्सागोनल वाली, बी टेट्राहेड्रल वॉइड वाली लेयर होगी, एंड सी कौन सी होगी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाली। तो यहां पे हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की। पहले हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड की। आप लोग जानते हो, मैंने अभी बताया कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे होगी। मैंने ये 3 बॉल रख दी यहाँ पे, 2, और यहाँ पे 3 बॉल रख दिए, और 3 बॉल के ऊपर एक मैंने ये वाला बॉल रख दिया, तभी तो एक वॉइड क्रिएट होगी यहाँ पे। तो दिस वॉइड इज कॉल्ड एज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। ये वॉइड कौन सी है? टेट्राहेड्रल वॉइड, 4 बॉल की वजह से जो बनी है। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन सी होती है, तो अभी मैंने बताई थी ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे आएंगे, कि पहले आप 3 बॉल रख दो यहाँ पे, एक ये वाला, ये 2 हो गए, ये 3 है यहाँ पे, ठीक है, ये 3 बॉल रख दिए यहाँ पे। अभी उसी में रखो, एक ये वाला बॉल रख दिया, एक ये रख दिया, और एक रख दिया। दिखाई दे रही है वॉइड ये वाली? ये वॉइड दिखाई दे रही है। मतलब ये वॉइड कैसी रहेगी? आपने कभी ये जो स्टार बनाया होगा इस तरह से, ये वाली, तो ये जो वॉइड है ना, इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये वाली कौन सी वॉइड है? ऑक्टाहेड्रल। 3 बॉल ऊपर, 3 बॉल नीचे, तो ये होगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या यहां तक क्लियर हुआ है कंसेप्ट? अगर यहां तक क्लियर हुआ तो आगे समझ में आएगा, नहीं तो ढूंढते बैठोगे कि ऑक्टाहेड्रल कहाँ गया, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे दिखाई दे रही है, हमें पता ही नहीं है, तो फिर समझाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? एबीसी एबीसी टाइप में देखना है, 3D में ही देखना है हमें, कुछ नहीं। टेट्राहेड्रल वॉइड, 4 बॉल को, एक 3 बॉल रखे, उसके ऊपर 1 बॉल। ऑक्टाहेड्रल 3 बॉल, उसके ऊपर 3 बॉल अरेंज किए, तो वॉइड फॉर्म हो रही है। चलो इतना नोट कर लो पहले। चलो कर लिया है, बड़े आगे। अभी हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन कहां पे है। टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे पाई जाती है? अभी है टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी टेट्राहेड्रल वॉइड जो है, जिसकी पोजीशन है जहां पे पाई जाती है, वो होता है बॉडी डायगोनल। कहां पे पाई जाएगी? बॉडी डायगोनल पे। अभी आपको मैंने कल बता दिया था बॉडी डायगोनल क्या होता है। इस फेस, ये एक फेस, एक वॉल है, उसमें एक कॉर्नर, इसका दूसरा कॉर्नर, उसको मैं फेस डायगोनल कहती हूँ। लेकिन एक कॉर्नर, वो दूसरा ये वाला कॉर्नर, मेरे बिल्कुल सामने वाला कॉर्नर, नीचे वाला, उसको मैं बॉडी डायगोनल कहती हूँ। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ना, वो बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट होती है। किस पे प्रेजेंट होती है? बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट होती है। देखो कैसे, अगर मैं एक क्यूबिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं, एक यहां पे मैंने क्यूबिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अभी मैं कोई भी एक कॉर्नर ले लेती हूँ, कोई भी हम एक कॉर्नर ले लेंगे, ये वाला एक कॉर्नर ले लिया। अभी मुझे बताओ, इस कॉर्नर्स के रिस्पेक्ट में, आपको पता है कि यहाँ पे एफसीसी भी हम देख रहे हैं, तो एफसीसी में क्या होगा? एक ये वाला होगा, यहाँ पे एक ये वाला होगा, ठीक है, और ये पीछे वाला आइटम होगा, ये पीछे वाला आइटम होगा। तो बॉडी डायगोनल में इसके रिस्पेक्ट में देखो, एक ये वाला हो रहा है, एक ये वाला हो रहा है, एक दूसरा ये वाला रहेगा, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक ये वाला वॉइड रहेगा। तो दिखाई दे रही है वॉइड, 4 आ रहे, आपको वॉइड दिखाई दे रही है इसे, मैंने वही तो वॉइड करी थी ना।
तो यहाँ पे बॉडी डायगोनल पे एक वॉइड होगी इसकी रिस्पेक्ट में, इस कॉर्नर की रिस्पेक्ट में। अभी मुझे बताओ कि एक क्यूब है, एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल हो सकते हैं? एक क्यूब है और मेरा क्वेश्चन है कि एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल हो सकते हैं? देख लो, आप रूम में बैठे हो तो देख लो कितने बॉडी डायगोनल हो रहे हैं। एक ये कॉर्नर तो उसका एग्जैक्टली सामने वाला कॉर्नर। आलोक गलत हो रहा है, अथर्व सही है। एक ये वाला कॉर्नर, बिल्कुल ये वाला कॉर्नर, एक ये वाला हो गया, एक ये कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर हो गया। वैसे ही एक ऊपर वाला कॉर्नर, एक नीचे वाला कॉर्नर, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, 4। कितने हो गए? एक इसमें बॉडी डायगोनल कितने हो गए? टोटल 4 बॉडी डायगोनल है। कितने हैं? टोटल 4 बॉडी डायगोनल है यहाँ पे। तो यहां पे आप देख रहे हो कि एक बॉडी डायगोनल ये वाला हो गया, ये वाला। अभी देखो थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करते। ये हो गया एक बॉडी डायगोनल। कितने, मैंने कहा कितने पार्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? 4 टाइप्स में यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 और यहाँ पे 4। और आप लोग जानते हो कि बॉडी डायगोनल कितना होता है? अगर एज लेंथ a है तो बॉडी डायगोनल √3a आ जाएगा। बॉडी डायगोनल कितना आएगा? √3a। अभी ये तो सेंटर पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया आपका? सेंटर पॉइंट हो गया। अभी बॉडी डायगोनल वॉइड कहां पे प्रेजेंट है? एक ये वाली वॉइड प्रेजेंट है और एक ये वाली वॉइड प्रेजेंट है। कौन सी वॉइड प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल। समझ में आया? बॉडी डायगोनल पूरा ये वाला, ये मैं मान लू यहाँ पे। ये कितने इसमें डिवाइड है? ये पूरा बॉडी डायगोनल कितना होता है? √3a होता है। अभी √3a को आपने कितने इसमें डिवाइड कर दिया? ये r रहेगा, यहाँ पे ये 2r होगा, ये r होगा। तो 4 पार्ट में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैंने मान लिया कि ये कौन सा है? सेंटर पॉइंट है। तो ये कितना हो गया? टेट्राहेड्रल वॉइड। एक बॉडी डायगोनल पे कितने वॉइड प्रेजेंट रहेंगे? एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड रहेंगे। क्लियर हुआ? एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो हमारे पास टोटल कितने बॉडी डायगोनल है? हमारे पास टोटल 4 बॉडी डायगोनल है एक क्यूब में। और एक पे कितना है? 2। एक पे कितना है? 2। तो 4 पे कितना होगा? 4 पे होगा 8। क्लियर हुआ? मतलब एक पूरे यूनिट सेल में कितने ट्राइगोनल वॉइड प्रेजेंट है? 8 ट्राइगोनल वॉइड प्रेजेंट है। क्या क्लियर हो रहा है? बॉडी डायगोनल निकाला, इसके रिस्पेक्ट में निकालो तो इसके रिस्पेक्ट में एक टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाई दे रही है मुझे। मैंने कहा बॉडी डायगोनल कितना होता है? √3a होता है। बॉडी डायगोनल को कितने पार्ट्स में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया? 4 पॉइंट्स में। एक तो सेंटर पॉइंट हो गया, मतलब एक बॉडी डायगोनल कितना कर सकती है? 2। देखो यहाँ पे भी ये वाला, एक ये, एक ये, एक ये बन गया, ये वाला देखो एक बन गया। तो ऐसे 2 बन रहे हैं एक इसमें। तो टोटल हमारे पास 4 बॉडी डायगोनल है, एक पे 2 बन रहा है, तो टोटल कितने बनेंगे? तो टोटल टेट्रावाइड, यहाँ पे लिख देती हूँ, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी। कौन सी पैकिंग ले रही हूं मैं? क्यूबिक क्लोज पैकिंग या एफसीसी वाला ले रही हूँ यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्लियर है? चलो इतना नोट कर लो। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी कितना आ रहा है? 8। कौन सा आलोक एक्सप्लेन करना है? बॉडी ट्राइगोनल वाला वॉइड्स। अच्छा चलो अभी मुझे बताओ आलोक, पहले समझ में आया? ये एक बॉल है, ये दूसरा बॉल है, एक तीसरा बॉल रहेगा उसके ऊपर, ये होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। हाँ साक्षी समझ लो। चलो इसको फिर से रफ कर देती हूँ, पूरा रफ कर देती हूँ, फिर से समझाती हूँ। अभी तो मुझे बताओ, पहले आपको टेट्राहेड्रल वॉइड समझ में आई? 3 बॉल रख दी है, 3 बॉल के ऊपर एक बॉल रख दिया,
तो 4 बॉल है, उसके वजह से जो बीच में वैकेंट स्पेस रहेगी वो रहेगी आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी मैंने यहाँ पे एक क्यूबिक क्रिस्टल निकाला है, ठीक है, ये एक निकाला क्यूबिक क्रिस्टल। अभी मुझे बताओ इसके रिस्पेक्ट में मुझे वॉइड निकालना है। तो एफसीसी स्ट्रक्चर ले रही हूं तो आपको पता है कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर होते हैं। तो एक फेस ये वाला रहेगा, एक फेस ये वाला रहेगा, और ये पीछे वाला फेस रहेगा। और ये सब एटम एक दूसरे को टच करते रहते हैं, एक दूसरे को कांटेक्ट में रहते हैं। तो जब एक दूसरे को कांटेक्ट में रहेंगे तो यहाँ पे एक देखो वॉइड बन रही है। यहाँ पे क्या बनेगी, एक वॉइड। एक करना है, आप बोलोगे यहाँ पे वॉइड का हर जगह पर खाली जगह, ऐसे नहीं है। यहाँ पे जब मैंने एक बॉल यहाँ पे रखूंगी, एक दूसरा बॉल यहाँ पे, एक बॉल यहाँ पे, और एक दूसरा बॉल उसके बिल्कुल ऊपर रखूंगी, एक थोड़ी सी वैकेंट स्पेस रहेगी जिसको हम कहते हैं वॉइड। अभी आपको पता है कि ये वाला, ये यहां से मैं जा रही हूं यहां तक, ये पूरा क्या है बेटा, अलग बॉडी डायगोनल है। ये इस तरह से बॉडी डायगोनल क्या होता है, इस कॉर्नर से लेके उस पीछे मेरा बिल्कुल आगे वाला कॉर्नर, दैट इज अ बॉडी डायगोनल। अभी आपको पता है बॉडी डायगोनल में क्या होता है, एक एटम यहां पे होता है आधा, एक पूरा एटम, और एक फिर से आधा एटम। ये देखा था हमने, ये बॉडी डायगोनल होती है। तो यहाँ पे हम आर लेते हैं, ये 2r होता है, ये r होता है, ये तो देखा था हमने यहाँ पे। अभी इसको मैं देखो, ये एक पहला पॉइंट हो गया, ये 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। ये तो आपका सेंटर पॉइंट हो गया, ये आपका बीचों बीच वाला सेंटर पॉइंट हो गया। और ये जो वॉइड होती है ये वाली, ये दिखाई दे रही है आपको, ये वाली जगह, ये होती है टेट्राहेड्रल वॉइड। और यहाँ पे ये वाली जो होती है ये होती है टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी मुझे बताओ, एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है, एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो टोटल एक क्यूब अगर मैं देखूं तो एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं। आप देखो, इस ये वाला कॉर्नर, एक मेरा सामने वाला कॉर्नर, एक हो गया बॉडी डायगोनल, एक ये वाला कॉर्नर, एक सामने वाला कॉर्नर, 2 हो गए। क्यों, और भी तो कॉर्नर से, और एक फिर से ऊपर वाला कॉर्नर, ये नीचे वाला कॉर्नर, 3 हो गए। एक ऊपर वाला कॉर्नर, एक नीचे वाला कॉर्नर, 4 बॉडी डायगोनल होते। कितने होते टोटल, 4। तो यहाँ पे 4 बॉडी डायगोनल है, 4 बॉडी डायगोनल है। 4 बॉडी डायगोनल पे एक पे 2 है, एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो 4 पे कितना होगा, 4 इंटू 2, तो टोटल 8 हो गया। मतलब टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी, 8। अब समझ में आया लोग एंड साक्षी, ये थोड़ा सा आपको एग्जामिन करना पड़ेगा कि बॉडी डायगोनल किस तरह से आप काउंट कर रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट डालो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मतलब कैसे, देखो एक क्यूब निकाला मैंने यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सॉरी ऑक्टाहेड्रल, सॉरी क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गया। फेस सेंटर, एफसीसी देख रहे हैं, तो कॉर्नर्स के साथ साथ फेस होगा, एक ये वाला, 2 3 4 5 और 6, और इसके बीच में एक वॉइड प्रेजेंट होगी, इसके बीच में खाली जगह है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अभी आप किसी एक रूम में बैठे होगे, ठीक है, आप बीचों बीच बैठे होगे, तो आप सेंटर में बैठे हो, एक रूम क्या आपका क्यूब है, आप सेंटर में बैठे हो। मुझे बताओ, एक सामने वाली वॉल होगी आपकी फेस, एक पीछे वाली होगी, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, एक ऊपर, एक नीचे, और आप बीचों बीच बैठे हो। तो आपको कितने एटम ने सराउंड करके रखा हुआ है, आपको टोटल 6 एटम ने सराउंड करके रखा हुआ है।
तो आप बीचों बीच बैठे हो, मतलब आप क्या होगे, खाली जगह है ना, इसीलिए तो आप बैठे हो वहां पे। तो खाली जगह पे बैठे हो, मतलब वो क्या, खाली जगह क्या होगी आपकी, वॉइड्स होगी। तो यहाँ पे 6 फेसेस है, उसके बीच में क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अभी जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जैसे हमने देखा कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट होती है। तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेगी वो होती है पहली तो बॉडी सेंटर पे, पहली रहेगी बॉडी सेंटर पे, ठीक है। और जो सेकेंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहती है वो रहती है एज सेंटर पॉइंट पे। ये तो बिल्कुल याद ही करना, इसमें कोई ये नहीं है लॉजिक, ऐसा बता नहीं सकती मैं यहाँ पे, क्यों ऐसा नहीं बता सकती, ये तो दिया हुआ कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है एक बॉडी सेंटर पे होती है, और दूसरी जो जगह होती है वो एज सेंटर, आपको पता है एज सेंटर क्या होता है, जो कॉर्नर्स होता है उसके बीचों बीच जो एज सेंटर बोलते हैं उसको। अभी आप मुझे बोलो कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर निकाला है मैंने, अभी कोई भी एक क्यूब है, क्यूब में कितने एजेस होते हैं, एक क्यूब है, क्यूब में कितने एज हो गए, टोटल एजेस कितने रहेंगे गुड साइड, 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12, 8 कैसे रहेंगे नितिन एजेस, मतलब ये वाला जो कॉर्नर है उसका एक, तो टोटल 12 एजेस हो रहे हैं ना, ये ऊपर वाले हो गए 1 2 3 4, नीचे वाले 4 हो गए, और ऐसे तो ये भी है ना 4 4 4, ऊपर वाले 4 कॉर्नर्स के एजेस में, नीचे वाले, और साइड में तो है ना हाइट वाला वो भी तो एज सेंटर है, तो टोटल 12। अभी बताओ 12 एजेस है, पहले एज का निकाले थे, 12 एजेस है यहाँ पे। अभी आप, मैंने ये वाला बीचों बीच रख दिया, ये एज वाला। अभी मुझे बताओ इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/4 होगा। आप देखो अगर मैंने एक बीचों बीच रख दिया तो एक पार्ट यहाँ पे, एक पार्ट साइड में, और 2 पार्ट ऊपर के इसमें या नीचे के इसमें, 3D आप सोचो, अगर मैंने बीचों बीच रख दिया तो ये 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा एक बॉल। अगर मैंने एक सेंटर में रख दिया तो बॉल देखो कितने इसमें होगा, एक तो इस रूम में होगा, साइड वाली रूम में, ऊपर 2 रूम है, तो 4 इसमें हो रहा है। तो 12 एजेस है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, 1/4। कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4। तो इसके रिस्पेक्ट में कितने वॉइड्स आ रहे हैं, 3 वॉइड्स आ रहे हैं। और बॉडी सेंटर का जो है, बॉडी सेंटर तो एक ही होता है, बीचों बीच होगा तो 1 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 क्या है हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, 4 क्या है हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रहेंगे। तो 4 है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने रहेंगे, 8। देखो आप एफसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होगा, बता सकते हो, इतना टाइम लग रहा है सोचने के लिए। यस, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम, जेड की वैल्यू कितनी होती है, 4, क्योंकि हम सब बातें कर रहे हैं एफसीसी में। अगर ये जेड की वैल्यू 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना आ रहा है, आप देख पा रहे हो कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितना आ रहा था, 8 आ रहा है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। मतलब अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड उसके डबल हो रहे हैं, 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। मतलब मैं एक स्टार करके लिखूं, अगर जेड का वैल्यू कोई भी नंबर होगा, अगर नंबर ऑफ एटम कोई भी एक नंबर है, तो इसके लिए टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, यस, ये फॉर्मूले बिल्कुल याद रखना। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना आएगा, 2n। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना आएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना आएगा, n। ठीक है ना, तो ये चीजें समझ के करनी है। अगर z कोई भी n हो गया तो इसके लिए टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, 2n, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना रहेगा, यहाँ पे n रहेगा। और यही से, इसी से न्यूमेरिकल जेईई और नीट में उठाए जाते हैं, यही से। आगे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे पूरा, तो पहले इतना समझ लो। अगर नहीं समझा तो 1-2 बार और वीडियो देखो जो भी रिकॉर्डिंग है,
तब भी नहीं समझ में आया, रिकॉर्डिंग से थ्रू भी नहीं समझ में आया, तो जब नेक्स्ट टाइम हमारा लेक्चर रहेगा तो प्लीज आके मुझे पूछना है, ओके। और इस पे जो भी आपके पास होगे, पीपी वगैरह जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगे, सॉल्व करो, या तो हम बाद में सॉल्व करने ही वाले हैं वैसे। क्लियर है यहाँ तक? बहुत ज्यादा इमेजिनेशन हो गया आज, ठीक है। तो आप भी थक गए होगे अभी इमेजिन कर करके, तो आज यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं अपनी क्लास, ठीक है। चलो एक बार देख लेना अच्छे से, अगर नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार, ओके। चलो फिर बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय। अच्छा लिखना है शायद, चलो लिख लो लिख लो लिख लो, इनको लिखना है, लिख लो। बट इमेजिन इमेजिन करोगे तो इजी रहेगा ये चैप्टर, इंटरेस्टिंग भी है वैसे। चलो हो गया साहिल, ओके, चलो बाय।